नमस्कार मित्रों। आज हम जो है कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 का जो बचे हुए 75 प्रश्न थे उनको हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। जब बेंजी ये तो हो गया था अपना 76वां क्वेश्चन था कि जब फ्यूरेन की गाटरमान अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है, तो गाटरमान अभिक्रिया जो होती है वो फॉर्माइलीकरण का एग्जाम्पल है। और फ्यूरेन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें इसके 2 नंबर पर जब CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो ये जो हमारा परफ्यूरल कहलाता है। तो गाटरमान अभिक्रिया से जो उत्पाद बनेगा वो परफ्यूरल बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। निम्न में से कौन डील-सेल्डर अभिक्रिया नहीं करता है? तो इनमें यदि हम डील-सेल्डर की बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइन देती है, साइक्लोपेंटाडाइन देती है, फ्यूराइन देती है, थायोफिन देती है। तो चारों ही कंपाउंड जो हैं डील-सेल्डर अभिक्रिया देते हैं। अतः ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है RPSC के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पायरोल दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराई गई है। तो आप बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए इसके अंदर इसकी रिएक्शन इससे कराने पर हमारे पास में जो है 3-क्लोरोपिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। ये सेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता हुआ तो मैंने सेट का पेपर आपको सॉल्व करवाया था। तो ये प्रश्न भी जो है उसके अंतर्गत मेंशन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जब एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण रक्त ताप नली में से प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? तो एसिटिलीन की अभिक्रिया जब हम ये एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन की अभिक्रिया हम जो है किससे कराते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड HCN से। तो इसमें क्या होता है, 2 मोल हम लेते हैं किसके? एसिटिलीन के। तो 2 और 2 4 कार्बन, तो यहाँ से 1 कार्बन ये वाला, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, मतलब 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। कुल मिला के इसके अंदर पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से pKa का मान सबसे कम है। pKa का मान, जिसके लिए pKb का मान सबसे अधिक होगा, यानी मैंने सबसे कम बेसिक होगा, वो pKa का मान सबसे। तो पिरोल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, पिरोल में नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं प्रेजेंट, दे हैव टेक पार्ट इन द रेजोनेंस। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज टू डोनेट एनी स्पीसीज। सो पिरोल जो होता है वो पिरोल वो इसके लिए pKb का मान जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है pKb का मान, और pKa का मान जो है सबसे अधिक होगा। तो इसका अंदर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑक्सिनडॉल इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो ऑक्सिनडॉल है उसको हम किस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑक्सिनडॉल को हम जो है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं एक दूसरे के एकदम पास में होते हैं, ऑक्सिनडॉल का स्ट्रक्चर जो है ये वाला होगा, जिसमें बेंजीन वाले से 5 मेंबर रिंग जुड़ी रहेगी। यहाँ ये CO ग्रुप और यहाँ ये जो NH ग्रुप है वो बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। तो ये जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सिनडॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पिरिडीन को जब सोडामाइड के आधिक्य में टोल्यूइन में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो पिरिडीन को जब सोडामाइड के आधिक्य में टोल्यूइन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पिरिडीन की 2 और 6 कंडीशन। तो आपको मैं बता दूं ये चिची-बेबिन रिएक्शन है, और चिची-बेबिन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। ये पिरिडीन है, 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है, और ये जो नाइट्रोजन एटम होता है इसकी ये वाली पोजीशन 2 नंबर वाली पोजीशन कहलाती है, और ये वाली जो पोजीशन होती है वो 6 नंबर वाली पोजीशन कहलाती है। तो सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। तो 2 नंबर पे NH2 ग्रुप जुड़ता है और 6 नंबर पे NH2 ग्रुप जुड़ता है।
तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में वो बनेगा 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन का फॉर्मेशन इसके अंतर्गत होगा। चिचिबेबिन अभिक्रिया है ये। अगला अभिक्रिया है बेंजील क्लोराइड की फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो बेंजील क्लोराइड की जब फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजील क्लोराइड के अंदर एक Cl तो ऑलरेडी जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 रिंग और जो जुड़ जाने की वजह से एंथ्रासीन का निर्माण होता है इसके अंदर। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, नेप्थलीन 2 रिंग की होती है, 3 रिंग की जो वलय होती है हमारे पास में वो नेप्थ्रासीन होती है, ये नेप्थलीन है, तो सॉरी एंथ्रासीन बनती है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जब फ्यूरेन एन ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो जब फ्यूरेन एन ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया करता है तो 2 लिथियम ब्यूटिल, 2 लिथियम का डेरिवेटिव बनता है, साथ में ब्यूटेन का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा। एक तो होगा 2 लिथियम व्युत्पन्न और C4H10। जब थायोफीन की राने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो थायोफीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। ये थायोफीन होती है 5 मेंबर्ड, ये एक एरोमेटिक होती है। इसकी जो अनुनाद ऊर्जा होती है लगभग 120 किलो जूल पर मोल होती है। इसकी अभिक्रिया हम राने निकल से कराते हैं, Ni से, दैट इज़ नोन एज राने निकल। तो ये सल्फ़र और निकल आपस में रिएक्शन करके निकल सल्फाइड और 4 कार्बन की हमारे पास में एल्केन मिल जाती है। तो इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्यूटेन और निकल सल्फाइड का उत्पाद प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिरिडीन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए पिरिडीन की बात करें हम तो पिरिडीन क्षारीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है। इसके गुण बेंजीन से मिलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंजीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है और पिरिडीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है। इसे बनाने के लिए एथिलीन और HCN का मिश्रण रक्त नली में अब इसमें जो एथिलीन शब्द जोड़ा गया है वो गलत है दोस्तों। इस एथिलीन की जगह हमारे पास में एसिटिलीन जो है ऑप्शन होगा, CH∏CH, एथिलीन नहीं होगा इसके अंदर। तो ये थर्ड वाला, बाकी जो है जब इसकी एन ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो 2N ब्यूटिल पिरिडीन बनता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 नंबर की पोजीशन के ऊपर ही जो होता है वो नाभिक नहीं जुड़ता है। नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो 2 और 6 पोजीशन के ऊपर जो है ब्यूटिल जुड़ता है, ये तो एथिलीन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड नंबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की। तो नॉमनक्लेचर में हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले का नॉमनक्लेचर जो है क्या होगा, देखते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन को जो है किस पे ले जाते हैं, अभी ये हॉरिजेंटल है तो परपेंडिकुलर पोजीशन पे ले जाता हूँ। तो मैं इसको व्यवस्थित करके लिख देता हूँ। मैं H को यहाँ ले गया, Cl को यहाँ ले गया, क्योंकि 2 बार परिवर्तन करने पर पुराना परिवर्तन नए परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, 2 बार परिवर्तन कर दिया। अब हम देखते हैं इसको, देखो 1 नंबर इसको मिलेगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये हमारा 4 नंबर। अब देखो हम इस पर मूव कराते हैं, ये गोला इधर की तरफ घूमेगा। बताइए ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसका मतलब है इस वाले किरेल कार्बन का जो संकरण होगा वो S होगा। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर और ये 4 नंबर। अब देखिए घुमाते हैं घड़ी को, तो घड़ी कैसे घूम रही है, बिल्कुल ऐसे घूम रही है। बताइए, और हाइड्रोजन जो है वो है, बताइए कैसा है, घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में है। ये सॉरी मैं गलत बोल गया, इसमें ये घड़ी इधर की तरफ घूमेगा तो इसका R हो जाएगा। तो हमारे पास में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो पहले का S और सेकंड का R हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें RS नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो दोनों ही किरैल कार्बन पर हाइड्रोजन जो होता है वो दोनों ही कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो हॉरिजेंटल पोजीशन के ऊपर है। तो देखो ये ऊपर वाले 2 वाले कार्बन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट, और नीचे वाला ये वाला जो कार्बन है इसको दे दोगे आप सेकंड,
ये वाला कार्बन आपका हो जाएगा थर्ड और हाइड्रोजन जो है फोर्थ। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो है, तो जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका विपरीत कॉन्फ़िगरेशन हमको प्राप्त होगा। तो देखो घड़ी किस प्रकार से घूमेगी, घड़ी इस प्रकार से घूमेगी, इनका मतलब घड़ी जो है घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो इसका आया कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति विपरीत होने की वजह से क्या हो जाएगा ये हाँ, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ जाएगा एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और आया हमारे पास में आर, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हमने इसका जो ऑप्टेन कॉन्फ़िगरेशन था उसका रिवर्स हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो क्लोरीन इसको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, इसको वही सेकंड नंबर मिल जाएगा, ये कार्बन हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा, इसको हमको 4 नंबर दे देंगे। तो देखिए हम करते हैं इसको, तो इसमें कैसे जाएगी घड़ी, वो से जाएगी, बताओ घड़ी की दिशा हो या घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ऑप्टेन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया एस, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होने की वजह से हमारे पास में जो पोजीशन आएगा आर, तो इसका एस होगा, इसका आर होगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम की बात करें तो देखो पहले वाली पोजीशन में ये Z और ये H दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया E, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया E। और यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका क्या हो जाएगा Z। तो आपका 2 नंबर का तो E हो गया और 4 नंबर का आपका जो है Z हो गया। तो E और Z जो है ऑप्शन आएगा हेक्साडाईन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो EZ नॉमेनक्लेचर करना है, तो EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को फर्स्ट मिलेगा काहन इनलॉग प्रिलॉग नियम से, और हाइड्रोजन को जो है 2 नंबर मिल जाएगा। इधर ब्रोमीन को 1 नंबर मिलेगा और क्लोरीन को 2 नंबर मिलेगा, तो दोनों एक तरफ और 2-2। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है मित्रों वो हमारा Z हो गया है। तो और Z फिर 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो एथेन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Z 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो एथेन। दिस इज़ द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल्स के अंदर हमें 2 तो साइक्लोहेक्सेन दी हुई है और 1 साइक्लोप्रोपेन दी हुई है। तो पहले साइक्लोप्रोपेन का कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखिए इधर देखिए यहाँ पे इस CH3 को मिलेगा फर्स्ट नंबर और ड्यूटेरियम को मिलेगा 2 नंबर, इसमें क्लोरीन को 1 नंबर और इस हाइड्रोजन को 2 नंबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है Z हो जाएगा। अब हम A और B को देखते हैं। देखो 1 और 3 पोजीशन पे है। 1 और 3 पोजीशन की खास बात ये होती है कि जब 2 सेम समूह इक्विटोरियल या 2 समूह एक्सियल पे होते हैं तो वो सिस होता है, और यदि सेम इक्विटोरियल और एक्सियल पर ग्रुप अलग अलग होते हैं, 1-3 के लिए है, यदि 1-2 और 1-4 होता तो एक्सियल पर सेम ग्रुप होने की वजह से वो ट्रांस हो जाता। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। दोनों क्लोरीन, यदि फर्स्ट ए स्ट्रक्चर की बात करें तो ए स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन जो हैं, बोथ क्लोरीन्स आर एग्जिस्ट एट द इक्विटोरियल पोजीशन, आइल बोथ हाइड्रोजन्स आर एग्जिस्ट एट द एक्सियल पोजीशंस, सो they are exist at the 1-3 position, so they are cis isomers, cis इनको कॉन्फ़िगरेशंस कहेंगे। लेकिन यदि मान लो ये 1 और 2 पोजीशन पे होते और 1 और 2 पोजीशन पे होते, और यदि मान लो दोनों ही जो हैं एक्सियल होते या दोनों ही इक्विटोरियल होते, तो हम इनको ट्रांस कहते हैं। 1-2 और 1-4 में यदि AE या EA वाली कंडीशंस होती है तो वो सिस होती है, और यदि AA या E वाली होती है, 1-2 और 1-4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1-2 और 1-4 में हम उसको क्या करते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन क्या, ये क्या हो जाएगा Z, और ये क्या हो जाएगा आपका E। तो ZEZ इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ द 4th नंबर ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत, देखो
टू क्लोरोप्रोपेन में सममित तल है। टू क्लोरोप्रोपेन में दोनों तरफ CH3 ग्रुप है होते हैं, तो दोनों कार्बन सेम होने की वजह से सीधी सी बात है इसमें सिमेट्री तल होगा, सिमेट्री प्लेन होगा, बिल्कुल सही है। टू क्लोरोप्रोपेन एक एकिरल है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन ही किरल नहीं है तो ये एकिरल है, क्योंकि दो CH3 क्लोरोप्रोपेन की टू क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी रहेंगे तो आप लोग। CH3 C पे Cl, ये Cl और ये H, और यहाँ पे भी CH3। तो देखो दो CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला CH3 ग्रुप सेम होने की वजह से ये एक एकिरल है, इसमें सममित तल है। टू क्लोरोब्यूटेन में सममित तल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, और टू क्लोरोब्यूटेन एक एकिरल है, ये बात गलत है, क्योंकि ये तो किरल है, क्योंकि टू क्लोरोब्यूटेन के अंदर एक क्लोरीन होता है कार्बन पे, एक हाइड्रोजन होता है, एक इथाइल होता है, एक मिथाइल होता है। तो टू क्लोरोब्यूटेन जो होता है वो एकिरल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वर्णवर्धक है? इनमें से कौन सा समूह वर्णवर्धक है? तो इसमें NH2 समूह जो है वो वर्णवर्धक है, क्योंकि वर्णवर्धक वो होते हैं जो किसी रंग का कारण नहीं होते हैं, लेकिन रंग की डेंसिटी बढ़ाने, रंग की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम्स हम उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रा में अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के परिवेश को जिससे दिया जा सकता है, तो सिग्नलों की संख्या जो होती है, क्योंकि यदि अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं तो वो अलग अलग सिग्नल्स जो हैं दिया करते हैं, तो सिग्नलों की संख्या जो होती है वो NMR स्पेक्ट्रम को प्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल में कितने NMR सिग्नल होंगे? तो एथेनॉल में टोटल सिग्नलों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। कैसे बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर CH3, CH2 और OH, तो इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे? हमें 3 प्रकार के सिग्नल मिलेंगे। तो इस CH3 से, तो इस CH3 का जो है हमें वो ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास में पीक आते हैं वो N+1 के आते हैं, तो यहाँ CH3 है तो CH2 के से ट्रिपलेट, और इस कार्बन को जो है क्वाड्रेट सिग्नेट मिलेंगे, और इसके जो है हमें डबलेट मिलेगा या सिंगलेट मिलेगा। तो इस प्रकार से एक मिलेगा हमें क्वाड्रेट, एक मिलेगा हमें ट्रिपलेट, और एक मिलेगा हमें सिंगलेट या डबलेट, जो भी है मिलेगा। तो 3 प्रकार के सिग्नल हमें NMR में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रा में फिंगरप्रिंट किस रेंज की होती है? तो IR स्पेक्ट्रा में जो फिंगरप्रिंट होती है वो 1500 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब होती है। अगला क्वेश्चन है, आणविक आयन के लिए M/Z का मान किस यौगिक के लिए देता है? तो M/Z का मान जो होता है वो आणविक भार के लिए देता है। इसमें मोलिकुलर वेट इसका M/Z माना जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। M+, देखो ये मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किससे आया है ये? मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रश्न आया है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। M+1 पीक की तीव्रता का उपयोग जिसकी संख्या जानने हेतु किया जाता है, ये भी जो होता है M+1 पीक की तीव्रता का उपयोग केवल कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। M+1 पीक तीव्रता का उपयोग जो होता है वो तीव्रता का उपयोग जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त मूलक मध्यवर्तियों की सबसे अच्छी तरह पहचाना जाता है। तो ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो फ्री रेडिकल्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करने के लिए जो होती है वो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रूपांतरण उदाहरण है। तो देखिए इधर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैग्नीशियम 12 और ये 26। अब इसके अंदर हमें क्या जोड़ें कि 26 की जगह तो 28 हो जाए। तो ये 28 करने के लिए हमें इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 तो इसमें द्रव्यमान संख्या जोड़नी पड़ेगी और इसके अंदर हमें एक जो है परमाणु क्रमांक, तो इसका मतलब ये तो ड्यूटेरियम हो गया। तो हमें इसके अंदर ड्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट हमको इसके अंदर करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से x की पहचान कीजिए। देखो 5 तो अल्फा निकाले हैं इसके अंदर से और 3 बीटा निकाले हैं। आपको पता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होती है तो 2 तो परमाणु क्रमांक घटता है और 4 जो है द्रव्यमान संख्या कम होती है एक अल्फा के निकालने से। तो सीधी सी बात है कि 5 अल्फा निकालोगे तो आपके पास में 10 तो परमाणु क्रमांक घटेगा और 20 परमाणु संख्या घटेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ 3 बीटा और उत्सर्जित कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि एक बीटा पार्टिकल प्लस बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होता है तो एक परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो 3 जो है इसके अंदर जुड़ जाएंगे क्योंकि 10 माइनस कुल मिला के 7 जो है परमाणु क्रमांक में कमी होगी। तो 89 के अंदर से 7 निकाल दीजिए आप लोग। तो 89 में से 7 गए तो आपके पास में बच जाएंगे 82 और 228 में से 20 आप निकालोगे तो आपके पास में जो बचेगा वो लेड 82 208 के करीब आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है वो बैकुरल होता है, बैकुरल। इससे पहले सबसे पहले जो मात्रक था वो क्यूरी दिया गया था। 1 क्यूरी बराबर जाने कितना मिक्रेल होता है मुझे दिमाग में नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोइड शाखित क्षय प्रदर्शित करता है। तो ब्रांच्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जब किसी ब्रांच हो तो 2 प्रकार के नाभिक बनते हैं, उनमें से एक ज़्यादा बनता है और दूसरा कम बनता है। इस प्रकार के जो न्यूक्लियोइड होते हैं उन्हें हम ब्रांच्ड नाभिक कहते हैं। तो इसका आंसर जो है बिस्मिथ 211 होगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोवेक्टन थोरियम श्रेणी का अंतिम सदस्य कौन सा होता है। थोरियम श्रेणी का अंतिम सदस्य जो होता है वो लेड 208 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी एक लवण को शरीर में मिलाकर रक्त परिसंचरण का पता लगाया जाता है, वो कौन सा चीज़ है। तो वो हमारा सोडियम है। क्या है, सोडियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान PaMu है और न्यूट्रॉन का NaMu है और नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल NaMu है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा EMU इंटू 9031.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है जेड परमाणु। तो देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें। N जो है इसके अंदर नाभिकीय का द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको जोड़कर उसमें नाभिक का द्रव्यमान हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो क्या हो गया ZP। न्यूट्रॉन अब क्या बचा A। द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या निकाल दो तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया। तो ZP प्लस A माइनस ZNP और इसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा दो और नाभिक का द्रव्यमान क्या है N। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ZP हमारे पास में यहाँ पे प्रोटॉन है और A माइनस ZN क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। दोनों की संख्या को जोड़ा तो ये हमारे पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से नाभिक की संख्या हमने घटा दी है इसके अंदर से। तो हमारे पास में जो है आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन है एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए क्या सही नहीं है।
नाभिकीय संलयन के लिए क्या सही नहीं है? देखो यह विकिरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि ये एक विकिरण तो सब में उत्पन्न होती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। यह द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को संतुलित होना चाहिए, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं 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 नहीं, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन में सारे पॉइंट सही होने की वजह से आरपीएससी ने इसको जो है डिलीट कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए क्या सही नहीं है? न्यूक्लियर फ्यूशन के लिए क्या चीज़ सही नहीं है? पहला है हल्के तत्वों के नाभिकों में होता है, नाभिकीय संलयन जो है हल्के तत्वों के नाभिकों में होता है, ठीक है। दूसरा, ऐसी अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन प्रतिक्षमता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। किसी भी ताप पर सूखी, ये भी सही है। ये हर उच्च ताप पे शुरू की जाती है। इसमें अभिक्रियाओं की ऊर्जा भारी मात्रा में भारी नाभिकों का निर्माण होता है। संलयन के अंदर यही होता है कि छोटे नाभिक मिलते हैं और बड़े नाभिक का निर्माण होता है। तो चौथा पॉइंट भी सही है, लेकिन कम ताप पर ये काम चालू हो जाए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य का निर्माण होना एक नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका जो है गलत है। इसने पूछा है गलत ऑप्शन कौन सा है, तो गलत वाला आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अभिक्रिया की ताप गुणांक निम्नलिखित के बराबर होगा। तो ताप गुणांक का मतलब होता है कि जब किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया के दर में 2 या 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो K35/25 जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 से 25 में 10 से देखिएगा। अब निम्नलिखित अभिक्रिया में श्रृंखला संचरण पद का चयन कीजिए। तो श्रृंखला संचरण पद इसके अंदर जो है BrH2HBrH या HBr2HBr, ये दोनों ही पद जो हैं श्रृंखला संचरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ क्या होगी? तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा, Tr बराबर 1/K.A। इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी दिए गए ताप पर दी गई अभिक्रिया की दर स्थिरांक सामान्य अभिक्रिया के दर के बराबर होता है। तब होता है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता कैसी हो? इकाई। जीरो मत लिख देना। सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई होगी तो सीधी सी बात है अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगी? वेग स्थिरांक के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। जीरो कोटि की अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है, जीरो कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जो के की इकाई होती है, जीरो की जो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, वही जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए इसकी इकाई होती है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड जो है इसकी इकाई हो जाएगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अभिक्रिया की दर अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होती है। तो इसके अंदर जो है 3 नंबर का ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लवण प्रभाव के अनुसार दर स्थिरांक आयनों पर उपस्थित आवेश से स्वतंत्र होता है यदि आवेश से स्वतंत्र तब होगा जब अभिकारक आयन जो है किसी उदासीन अणु से अभिक्रिया कर ले, तब जाकर दर स्थिरांक जो होता है आवेश के से स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के संगतवाद सिद्धांत की दृष्टि से क्या गलत है? तो इसके अंदर अणुगति गैस सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह माना जाता है कि अभिकारक के अणु रासायनिक अभिक्रिया के संगतवाद सिद्धांत की दृष्टि से क्या गलत है? पहला है यह गैसों की अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह माना जाता है कि अभिकारक अणु कठोर गोले होते हैं और अभिक्रिया उनकी टक्कर के कारण होती है, बिल्कुल सही है। अभिक्रिया अणु के सभी टक्करों से बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी कुछ ही अणु जो होते हैं वो सक्रिय टक्कर करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, सभी के सभी जो है ये ऑप्शन जो है गलत है।
और ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये 4 है, तो इसके अंदर थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट करेक्ट थ्योरी अबाउट द रिएक्शन। ये देखो पहला ये बिल्कुल सही है, ये जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर क्या होता है, अभिक्रियारकों के मध्य बॉन्ड का टूटना और उत्पाद के बीच में बॉन्ड का बनना एक साथ होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सन 1935 के अंदर आयरिंग और पॉलिन ने ये विकसित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। संकरण अवस्थावाद अथवा सक्रिय संकुलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अभिकारक अणुओं से बने सक्रिय संकुल की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है, ये एक ऑप्शन गलत है। अभिकारक अणुओं की ऊर्जा जो होती है और उत्पाद के अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो दोनों की ऊर्जा ही जो है सक्रिय संकुल की ऊर्जा से कम होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिस इज़ द फोर्थ ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन है जल के आधिक्य में H+ आयन की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के जल अपघटन होता है। तो आपको पता है इस अभिक्रिया को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जल की मात्रा कितनी भी मिलाने पर अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन थोड़ा संदिग्ध है, RPSC ने इसको कुछ और माना है और मैं इसका आंसर कुछ और बताने वाला हूँ। Which of the following reaction corresponds to definite the enthalpy of the formation? संभवन की एंथैल्पी के लिए कौन सा? अब आपको पता है कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो ग्रेफाइट होती है, तो इसके अंदर और संभवन ऊष्मा के अंदर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है उसमें जो है कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन RPSC ने इसका जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन माना है सही। मेरे को लगता है इसका फर्स्ट नंबर आंसर होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना, यदि आपको कुछ मिले तो मुझे सजेस्ट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस की मानक मोलर एंथैल्पी का मान 298 केल्विन पर शून्य होता है? तो जो क्लोरीन होता है उस क्लोरीन की मानक मोलर संभावना एंथैल्पी का मान 298 केल्विन पर शून्य होता है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हुआ था उसमें भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन की एंथैल्पी का मान -393.5 और -283 किलो जूल पर मोल है। तो इसकी संभवन ऊष्मा का मान निकालो। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कंबशन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई हो, हीट ऑफ कंबशन दी गई हो, तो उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, नहीं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। तो रिएक्टेंट तो इसके अंदर क्या है -393 -393.5 -283 ये है। तो 393.5 में से 200 दिया तो कितने बच गए आपके माइनस के 110 बच गए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में -110.5 किलो जूल आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान -13.6? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी का मान होता है हमेशा -13.6 या 52.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसको 4.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 52.4 किलो। तो इसमें HCl और KOH को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अवस्था का बेर्थेलोट समीकरण कौन सा है? तो देखो PV = RT + PB, ये सभी जो है सेम है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो माइनस का आएगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू हो रहा है, यहाँ 3 ऑप्शन में माइनस आ रहा है तो माइनस ही आएगा। फिर A + TV + AB/TV²। तो C ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, A/TV और AB/TV² जो इसका आंसर हो जाएगा। जूल थॉमसन प्रसार जो होता है वो किसके लिए होता है? तो जूल थॉमसन जो होता है वो आइसो एंथैल्पिक होता है, सम एंथैल्पी प्रभाव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाकलित आर्यनीय समीकरण हमें मदद करता है।
तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने पर जब अलग अलग ताप पर वेग नियतांक के मान अलग अलग दिए गए हों तो हमारा ये मदद करता है। ऊष्मागतिकी के लिए क्या सही नहीं है? यह ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है। यह सभी प्रकार के भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताती है। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह पदार्थ की बड़ी मात्रा के साथ साथ अकेले अणुओं और परमाणुओं पर लागू होती है दी गई अवस्था में संभवतः। तीसरा ऑप्शन भी, चौथा भी। तो तीसरा वाला जो है गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन जो है ऊष्माधारिता किसके लिए? तो ऊष्माधारिता जो होती है वो C2T2 Q/T2 - T1 के लिए ऊष्माधारिता होती है। क्वेश्चन नंबर 128 है ऊष्मागतिकी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर Cp - Cv/R बिल्कुल सही है। ऊष्मागति का पहला नियम हमें वो नहीं देता, बिल्कुल सही है। हमें तो ऊष्मा संचरण के बारे में जानकारी देता है या ऊष्मा के संरक्षण के बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नाम देता है। ऊष्मागति का दूसरा नियम ये बताता है सतह पराक्रम में, बिल्कुल सही है। ऊष्मा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः प्रवर्तित और न ही अनुत्क्रमणीय? तो देखो, जल का ढाल से नीचे बहना स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल सही है। Zn CO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल सही है। विलय की सांद्रता अधिक है, ये भी सही है। तो नन ऑफ अबाव 4 ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ताप T1 तथा T2 के मध्य Cv को स्थिर मानते हुए आदर्श गैस के n मोल के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को जिस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन ΔS NCV ln T2/T1 + R ln V2/V1 इसका आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है H2O2 ईंधन सेल के अपचयन के अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। तो O2 + 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मरकरी सेल के अंदर एनोड का उपयोग किया जाता है? तो एनोड के रूप में जिंक अमलगम का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ द आयरन? तो देखो, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारे स्टेप होते हैं। आप देख लीजिए, O2 4H + 4E2H2O एक ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। तो 134 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो सेल दिया हुआ है, सेल डायग्राम दिया है, पूछा है किस प्रकार का सेल है। तो ये सांद्रता, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 298 केल्विन पर किसका अपचयन इलेक्ट्रोड उत्तर होगा? तो नॉन मेटल जो होते हैं, फ्लोरीन वगैरह, इनका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे उच्चतम होता है। अपचयन विभव का मान सबसे धनात्मक होता है, धनात्मक मान। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं लिखा हुआ है? तो आप इनको चेक करोगे तो 3rd नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसके लिए पोटेंशियल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर जो है इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अपने नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आया है ये। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन होता है। यदि धातु पूछता तो एल्युमिनियम बता देते हम। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के जैविक यौगीकरण में नाइट्रोजन प्रारंभ में परिवर्तित होती है तो वो अमोनिया के अंदर परिवर्तित होती है। तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। वाइनिल क्लोराइड वाष्प के प्रभाव से निम्नलिखित कैंसर होने का खतरा रहता है। तो लीवर से जो है इस प्रकार का खतरा होता है। लीवर में वाइनिल क्लोराइड जो होता है लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है, तो लीवर में कैंसर का रोग हो जाता है वाइनिल क्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र संगठनों में औसत सांद्रता का क्रम क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर ओजोन। यानी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जितनी होगी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। और क्वेश्चन नंबर 143 जो है उसमें लिखा हुआ है प्रकृति में क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं सिवाय, तो इसके अंदर जो है केवल ClO3 मुक्त मूलक नहीं बनता, बाकी ClO2 मुक्त मूलक, ClO मुक्त मूलक सभी जो हैं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन गैस की प्रंदुता। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो 210 गुना ज़्यादा अधिक कंबाइन होती है किससे, ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से। अगला है भोपाल यूनियन कार्बाइड, जहाँ MIC गैस कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वहाँ पे क्या बनता है, तो वहाँ कार्बोरिल बनती है। क्या बनती है, कार्बोरिल का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस गैस का ग्रीन हाउस योगदान सबसे अधिक होता है, तो किस गैस का ग्रीन हाउस योगदान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 40% होता है सबसे ज़्यादा। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सेट ग्रीन हाउस गैस का सेट है, तो CO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये द सेट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन है ओजोन परत में X पैराबैंगनी के प्रभाव से क्लोरीन परमाणु का निर्माण करता है, तो ओजोन अणुओं से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन गैस Y अणु का निर्माण करता है। तो इसके अंदर जो है ClO मुक्त मूलक बनता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CCl2 और F2 जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CHO और COOH दोनों समूह के परीक्षण देता है, तो वो देता है हमारा फॉर्मिक अम्ल जो है CHO का भी परीक्षण देता है और COOH का भी। इसी के साथ आज का पेपर समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।